हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को। मैं उमेश पाल आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। राधा रानी की कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग सीटेट प्रिपरेशन कर रहे हुए हैं, सीटेट जुलाई जो अभी होने वाला है एग्ज़ाम, उसके लिए। तो हम लोग आज ना हिंदी पेडागोजी को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हिंदी पेडागोजी की जो सीरीज़ है, क्वेश्चन सीरीज़ है, वो एक क्लास में अभी कर चुका हूँ हाल ही में, और आज ये दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है। इसको आज हम लोग करेंगे, देखेंगे। बहुत प्यारे प्यारे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लगे हुए हैं, ठीक है। और साथ में हम लोग टारगेट करेंगे 15 आउट ऑफ 15, 15 आउट ऑफ 15 इन द सेंस, क्योंकि पेडागोजी का सेक्शन यहाँ पर जो होता है ना, वो 15 क्वेश्चन का होता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, तो मैं 100% श्योर हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 15 में से 15 नंबर होंगे। क्योंकि हमारी सिर्फ क्वेश्चन सीरीज़ नहीं है, हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे विद कॉन्सेप्ट। आपको अलग से पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और कोई भी विद्यार्थी आज की क्लास को शेयर करने से नहीं रह जाएगा, ये मेरा अनुरोध है सभी से। सभी अपने प्यारे मित्रों, साथियों, सहपाठियों को ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपके साथ साथ वो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर सके, और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन को जानने से पहले हमको जान लेना चाहिए कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में क्या अंतर होता है। देखिए, दोनों के नाम से तो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों का सीखने से ही अर्थ है, ये उसका सामान्य अर्थ हो सकता है, बट यहाँ पर उसका कुछ और मतलब है। आइए पहले समझ लेते हैं उस कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। भाषा सीखने की दो प्रमुख उपक्रियाएं होती हैं, एक का नाम है भाषा अर्जन और दूसरे का नाम है भाषा अधिगम, ठीक है। आइए समझते हैं कि भाषा अर्जन क्या चीज़ होती है। ध्यान से पढ़िएगा, अंतर आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। जो भाषा अर्जन होती ना, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज है, स्वाभाविक है और अनौपचारिक प्रक्रिया है। अनौपचारिक इन द सेंस, इसको किसी नियमबद्ध प्रक्रिया या संस्था की आवश्यकता नहीं होती। हम जिस समाज में जन्मे होते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारी संस्कृति होती है, उसमें जो भी भाषा व्याप्त होती है, उसके मध्य हम अंतःक्रिया करते हैं और स्वाभाविक रूप से भाषा को सीखते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होगी उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं, है ना। बच्चों में यह क्षमता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, भाषा सीखने की, भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो स्वयं बच्चों में पाई जाती है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, इसमें बालक व्याकरणिक नियमों से अनभिज्ञ होता है। मतलब क्योंकि हम समाज के मध्य रह कर के अनौपचारिक रूप से भाषा को सीख रहे हैं, इसलिए किसी प्रकार के व्याकरणिक नियमों की आवश्यकता तो हमको बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। क्योंकि हम किसी विद्यालय संस्था या अध्यापक के द्वारा तो इन चीज़ों को हम सीख नहीं रहे हैं। दूसरी बात आ जाती है, भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। ये भाषा अर्जन की व्यवस्था हो गई। आइए जानते हैं कि भाषा अधिगम क्या है, ठीक है। अंतर समझिएगा, मुख्य अंतर तो आपको यही मिलेगा कि भाषा अर्जन के लिए ना अनौपचारिक व्यवस्था ही होती है और भाषा अधिगम के लिए औपचारिक व्यवस्था होती है। देखिएगा, भाषा अधिगम में क्या क्या चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। भाषा अधिगम क्या है, तो भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है, मतलब इसके लिए कोशिश करनी होगी। या मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षण है। औपचारिक शिक्षण का अर्थ ये होता है, जब किसी अध्यापक के द्वारा किसी विशेष स्थान पर किसी विशेष माध्यम से भाषा सीखने के अवसर मिल रहे हों, तो ये औपचारिक व्यवस्था कहलाएगी, ठीक है। मतलब मैं स्वाभाविक रूप से नहीं सीख रहा हूँ, स्वतः मुझे नहीं ज्ञान हो रहा भाषा का। सेकंड पॉइंट आएंगे,
भाषा अधिगम व्याकरणिक नियमों द्वारा संभव है, मतलब भाषा अर्जन जो होता है उसमें व्याकरणिक नियमों की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन भाषा अधिगम में हमको व्याकरणिक नियमों की आवश्यकता होती है। एक बात और कि यह चेतन प्रक्रिया है। चेतन समझते हो ना, कॉन्शियस रहना होता है, होश में रहना होता है, और होश में रहकर, चेतना में रह कर के ही हम कक्षा में बैठकर पुस्तकों को मीडियम बनाकर भाषा के व्याकरणिक नियमों को सीखते हैं, तब भाषा हम सीख पाते हैं, उसे हम भाषा अधिगम कहते हैं। ठीक है, और यह इसे सीखने के लिए औपचारिक संस्थान की आवश्यकता होती है। औपचारिक संस्थान समझते हो? औपचारिक संस्थान भैया आपका जो विद्यालय है ना, वो आपका औपचारिक संस्था है, जहाँ पर हमको भाषा सीखने के अवसर मिलते हैं और कृत्रिम एटमॉस्फेयर या परिवेश तैयार किया जाता है जिसमें हम भाषा सीख सकें। और भाषा अधिगम के लिए जितने ज़्यादा अवसर हो सकते हैं उतने ज़्यादा अवसर जुटाए जाते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या चीज़ होती है। अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, देखेंगे कि यहाँ पर उत्तर क्या बनने की संभावना है। कह रहे हैं कि भाषा अधिगम और भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण अंतर क्या है। तो देखिए, भाषा की कठिनाई स्तर, ये तो गलत है, ऐसी कोई बात वहाँ पर हमने सीखी नहीं। भाषा की पाठ्य पुस्तक, इसका कोई लेन देन नहीं। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, बिल्कुल ठीक बात है। दोनों में देखिए, दोनों ही मीडियम भाषा सीखना ही है, लेकिन भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के मीडियम में अंतर हो रहा है। एक को हम प्रयासपूर्ण तरीके से कर रहे हैं और एक सहज और स्वाभाविक है। भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण है और भाषा अर्जन स्वाभाविक है और सहज है। भाषा अर्जन की क्षमता हमारे अंदर होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर बन जाता है सी। आशा है कि आप सभी को बात समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। लिखा हुआ है कि भाषा की पाठ्यपुस्तक में से संबंधित पाठ होने चाहिए। किससे संबंधित होना चाहिए? कहने का मतलब ये है कि भाषा की जो पाठ्यपुस्तक है उसमें जो पाठ हों वो किससे संबंधित हो। देखिए, संस्कृति से संबंधित तो होना चाहिए, क्योंकि भाषा की पुस्तक में अगर कल्चर ना हो तो फिर भाषा अपना अर्थ खो देगी। साहित्य, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति से भाषा कंप्लीटली संबद्ध होती है, कनेक्टेड होती है। साहित्य का भी होना चाहिए। विज्ञान जानते हो क्या है? विज्ञान वो नहीं है जिसकी बात करी जा रही। भाषा की विधा, भाषा के शब्द, भाषा की संस्कृति, सभ्यता, साहित्य सब व्यवस्थित और क्रमबद्ध हो और वो पारंपरिक विचारधारा से ना जुड़ी हो, वो उसका संबद्ध विज्ञान से हो। इसका अर्थ तो यही हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब जो बनेगा वो चौथा ऑप्शन बनेगा। ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको सारे ऑप्शन एनालिसिस कर रहा था, इसलिए सभी में टिक लगा है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका कौन सा सही है? चौथा, क्योंकि किसी भी पाठ्यपुस्तक में ये तीनों ही कलाएं होनी आवश्यक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना, ये किस में शामिल होगा? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे। भाषा शिक्षण को किसी प्रकार की दिशा नहीं देता, ये तो गलत लिखा है। भाषा शिक्षण को दिशा तो ये देगा। भाषा शिक्षण का एकमात्र उद्देश्य नहीं होगा, भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ये है भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, बहुत सरल दिखने में, बट कॉम्प्लिकेशन होगा क्वेश्चन में। ध्यान से पढ़ेंगे, आखिरी तक सारे क्वेश्चंस पे नज़र रखिए, एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। 100% आपकी पेडागोजी में 15 में से 15 ही नंबर होंगे, एक भी कम नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मौन पाठन है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन ने सस्वर पाठन की बात कर दी है। बोल बोल कर पढ़ना, ठीक है, इसका वो मेन नहीं होगा। द्रुत गति से पठन करना, द्रुत गति समझ तो स्पीड से, मतलब क्या बोला जाना चाहिए, किसका कौन सा प्रोनाउंसिएशन होगा,
क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो उसका अर्थ कितना समझ में आ रहा है, क्या हम अल्प विराम और पूर्ण विराम का ध्यान रख पा रहे हैं। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए, बहुत फास्ट मूव करते हुए, द्रुत गति से रैपिडली रीडिंग करना, ठीक है। सो ए, सी और डी बिल्कुल भी ससुर पाठन का उद्देश्य नहीं है। ससुर पाठन का उद्देश्य होगा बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, ये उसका उद्देश्य है। अगर हम बच्चे को ससुर पाठन कराते हैं, बोल बोल कर ठीक तरीके से पढ़ना उसे सिखाते हैं, तो उसके अंदर की जो झिझक होगी, झिझक समझते हो? झिझक का मतलब होता है जिसको हेजिटेशन बुलाते हैं, समझ रहे ना। शायद कुछ लोगों को झिझक का मतलब ना पता हो, हेजिटेट होना, तो हेजिटेशन होती है आपकी झिझक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ध्यान दीजिएगा, अक्सर नहीं लिखे होने वाले क्वेश्चंस जो होते हैं आपसे गलत हो जाते हैं। कारण सिर्फ ये होता है गलत होने का, क्योंकि आप ना ऑप्शन में नहीं को ध्यान में रखते ही नहीं हो। तो नहीं वर्ड को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भों में चीज़ों को समझना। ये तो भैया बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ये भी होना चाहिए। सही रूप में समझना, ये भी होना चाहिए। उत्तर सही क्या बनेगा? व्याकरण के नियमों को रटना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बन जाता है डी ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न पे जा रहे हैं। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य, ध्यान दो। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिए, पता चल जाएगा। हिंदी व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, ये वैसे होना नहीं चाहिए, आप समझते हो। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, कंठस्थ समझते हो, याद करना, रटना, लर्न बाय हार्ट जिसको बुलाते हैं। सो कंठस्थ करना भी नहीं होगा। मानक हिंदी में निपुणता प्राप्त करना, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, हमने देखिए ABC को एलिमिनेट किया, ऑप्शन नंबर डी अपने आप उत्तर बन गया। दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना, ये आपका उत्तर यहाँ पे सही। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर देखिएगा, कह रहे हैं कि माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करती, मतलब वो रिपीट करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए, वह पढ़ने में ज़्यादा समय लेती है। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, बिल्कुल ठीक है। कई बार जब आप पढ़ जाते हैं किसी चीज़ को, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो वापस जाके उसको पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई शब्द या वाक्य स्टोरी को डिस्कनेक्ट करने लगता है। तब हम उसको जाकर के वापस पढ़ते हैं और वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं और कॉन्टेक्स्ट से मैच कराने की कोशिश करते हैं कि किसके संदर्भ में बोला जा रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी राइट हियर। कुछ नहीं सोचना है, मुझे सी और डी पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उत्तर मुझे मिल चुका है बी। इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहे हैं। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ध्यान देना, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अगर व्याकरण शिक्षण की जाए या करी जाती है तो उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। देखिए आवश्यक है, लेकिन अत्यंत आवश्यक नहीं है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि व्याकरण के बिना भाषा को सीखा नहीं जा सकेगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा उत्तर। बी में आते हैं। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। काव्यांश समझते हो, पोएम फॉर्मेट, कविताएं, ठीक है, गलत। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। ओ चौथा ऑप्शन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। भाषा परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। आइए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं।
व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सी और डी में से हमको चुनाव करना है। भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। हाँ, कई बार भाषा प्रयोग की अपेक्षा का मतलब है उसकी तुलना में सबसे ज़्यादा भाषा के नियमों को महत्व दिया जाना चाहिए। इस बात पर ध्यान रखना है। सो यहाँ पर उत्तर आपका सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता, बहुभाषिकता समझते हो ना, मतलब विभिन्न पृष्ठभूमि, समाज, संस्कृति से आए हुए बच्चे भिन्न भिन्न भाषाओं के साथ कक्षा में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे संसाधन समझा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ही कुछ नहीं करना है। बहुभाषिकता जो होती है कक्षा के लिए संसाधन मानी जाती है, रिसोर्सेस और सोर्सेज हैं ये, ठीक है। भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे। भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ठीक है, वैसे आपको एक चीज़ बता दें कि निदानात्मक परीक्षण का सिंपल सा पर्पज होता है कि जो भी जिस विषय के संदर्भ में डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाना है, उसका अर्थ ही होता है कि भाषा सीखने में जब बच्चे को कहीं पर कठिनाई महसूस होती है, उस कठिनाई के कारणों को जानने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। क्योंकि अगर हम समस्या के कारणों का पहचान कर लेंगे तो रेमेडियल टीचिंग के थ्रू बच्चे की लर्निंग गैप्स को फिल कर पाएंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन बैठा हुआ है, आपको नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों की भाषा संबंधित कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। ध्यान रखिएगा, कारण कैसे ढूंढोगे? संभावित। कई बार कुछ कारण ऐसे होते हैं जो मनोवैज्ञानिक हैं या समय के साथ उनमें परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, सो जो प्रैक्टिकल है, जिन कारणों को हम कक्षा में शिक्षण के दौरान दूर कर सकते हैं, उन संभावित कारणों को हम ढूंढेंगे, जानेंगे और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। आपको BCD में नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ कि भाषा के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सबसे पहली बात तो ये है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को CC ही बुलाते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसका अर्थ होता है कि किसी भी विषय के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना। ठीक है, और वो आपका सतत एवं व्यापक, और सतत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कंटिन्यूअस होता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी समय सारणी में बंधा हुआ होगा, है ना, तो मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करता है, हटा दीजिए इसको, कोई मतलब नहीं है। अगली कक्षा में प्रोन्नत करने और साक्ष्य जुटाना, मतलब अगली कक्षा में किसी भी बच्चे को अगर प्रमोट करना है तो उसके लिए हम साक्ष्य जुटा रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, प्रूफ जुटा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। बच्चों की त्रुटियों की पहचान करना, जी नहीं, सिर्फ गलतियों को ध्यान में नहीं रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर बन जाएगा खुद से ही कि बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। क्योंकि जब हम सतत मूल्यांकन करेंगे तो बच्चे क्यों नहीं सीख पा रहे हैं यह जानने का मौका मिलेगा, और उसके बाद हम अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में चेंज ले आएंगे। बहुत सिंपल है, और इससे क्या होगा, लर्निंग और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि आइए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर मतलब 6 to 8 की बात कर रहे हैं। अब देखो, ये मत सोचने लगना, मान लीजिए अगर आपको पेपर 1 देना है तो ये सोच लो कि नहीं यार ये तो पेपर 2 का कॉन्सेप्ट है, पेपर 2 का क्वेश्चन है, ये मेरे मतलब का ही नहीं है। ऐसा नहीं है, पेडागोजी में पेपर 1 पेपर 2 कुछ नहीं होता। अगर आप पेपर 1 का पेडागोजी करना चाहते हो, वो थोड़ा सा 19 होती है, मतलब थोड़ा सा ईजी होती है, और पेपर 2 के कॉन्सेप्ट को अगर आप ठीक से समझ लोगे तो पेपर 1 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि बनते सब यहीं से हैं, है ना।
क्वेश्चन में कहीं पर नाम नहीं लिखा हुआ है कि वो पेपर 2 या पेपर 1 में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, या आ चुका है तो फिर कभी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट सेम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। मुझे बेटा यहाँ क्या सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखना है। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कहीं बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। भाषा शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया हमको बतानी है। अरे पाठ्यपुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंशों की विस्तृत व्याख्या, पठन कौशल पर अधिक बल देना, पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना। पाठों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ, सोच, सरोकार की पहचान करना। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑप्शन लगा दीजिएगा, उत्तर आपका सही। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हम। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण जानते हो क्या होता है? इसको हम लोग इंग्लिश में रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, जो लर्निंग गैप्स को फिल करने के लिए किया जाता है। जब कोई भी बच्चा किसी भी भाषा में कम सीख पा रहा होता है तो हम सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण करते हैं, जिसमें यह जानते हैं कि बच्चा उस भाषा या विषय से संबंधित या सीखने में उसे कहाँ कठिनाई महसूस हो रही है। और जब यह हम जान लेंगे, समस्या की ठीक पहचान कर लेंगे, तो हम उपचारात्मक शिक्षण प्रक्रिया को अपनाएंगे और बच्चा सीख लेगा। और जब बच्चा सीख लेगा तो हमारा उपचारात्मक शिक्षण क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण सफल होगा, ये सर्वाधिक डिपेंड करता है आपके समस्या के कारणों की सही पहचान। जब तक आप बीमारी ही नहीं समझोगे तो इलाज कैसे होगा, ठीक है। तो अगर बीमारी का, रोग के कारणों का पता चल जाए तो दवाइयाँ बिल्कुल सटीक और पहली खुराक आराम करेगी, ठीक है। उपचारात्मक शिक्षण सफल हो जाएगा अगर समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर ली जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। भाषा अर्जन। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम करके आए हैं कि भाषा अर्जन और भाषा अधिगम क्या होता है। देखिए, प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। मैं आपको बताऊं, ये तीनों ऑप्शन आपके भाषा अधिगम को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समझ लो ना, भाषा अधिगम को तीनों प्रेजेंट करते हैं। और भाषा अर्जन में क्या? स्वाभाविक और सहज, ठीक है। आप जाइएगा फर्स्ट में, मैं आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ क्योंकि आपसे तो होना नहीं है। ये देखिएगा, भाषा अर्जन में साफ शब्दों में लिखा है कि ये सहज है, स्वाभाविक है और अनौपचारिक है, ठीक है। वही बात, उसी चीज़ का हमको आंसर यहाँ पे करना है। तो आइएगा 14 नंबर पे और देखेंगे हम लोग उत्तर कौन सा सही हो जा रहा है। डी ऑप्शन, क्योंकि सहज और स्वाभाविक होता है। अगले प्रश्न पर हम लोग आएंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। देख लेते हैं, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? तो बेटा, ये आपकी प्रत्यक्ष विधि होती है। इसमें मातृभाषा को मीडियम नहीं बनाया जाता और डायरेक्ट मेथड पर आधारित किसी भी भाषा को सीखने या सिखाने का काम किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो आपका डी ऑप्शन हो रहा है। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी, सभी अभ्यर्थी ये बात समझ चुके होंगे। 15 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बेटा, ये सारी पेडागॉजी हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते रहेंगे। आप बने रहिए और लेक्चर को देखते जरूर रहिए, ठीक है। और जब तक आप ठीक से देखेंगे नहीं, एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा स्कोर करना है तो ये तो करना ही होगा, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग CD को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके।